जब किसी लड़की का विवाह होता है तो लोग कहते हैं कि हमने कन्यादान किया है, लेकिन असल में वह कन्या के गोत्र का दान होता है। कन्या का गोत्र अपने पति के गोत्र में समाहित हो जाता है। मतलब यह कि गोत्र प्रणाली पुरुष प्रधान होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे तो बताना असल में वह कन्यादान न होकर कन्या के गोत्र का दान होता है। अब कन्या अपना गोत्र छोड़कर अपने पति के गोत्र को अपना लेती है। असल में यही कन्या के गोत्र का दान होता है। गोत्र का एक पूरा विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिख दिया था, और अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बायोलॉजी में आपको डीएनए के बारे में जानकारी मिलेगी। नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का सद्गुरु वाणी चैनल पर। तो आइए आज बात करते हैं गोत्र के विज्ञान की। आज के युवा वर्ग को गोत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने कुल का पता होना चाहिए। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनियों की सोच कितनी गहरी थी। उनके पास एक पूरा विज्ञान था। किसी भी विषय पर उनके विज्ञान को आज भी साइंस डिकोड नहीं कर पाया। उसी तरह गोत्र प्रणाली भी एक ऐसी ही व्यवस्था थी जिसने न केवल हमारे वंश को सुरक्षित किया बल्कि मानव इनब्रीडिंग्स के कारण होने वाले आनुवंशिक विकारों को भी रोक दिया है। अगर हम इसका विज्ञान समझना चाहें तो हमें ये जानना चाहिए कि गोत्र प्रणाली का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, सर्वप्रथम गोत्र प्रणाली का विकास 7 ऋषियों से माना गया है। जो 7 ऋषि अत्रि, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदाग्नि और भारद्वाज ऋषि थे। इन 7 ऋषियों ने गोत्र प्रणाली की शुरुआत की थी। अब कुछ लोग गोत्र व जाति को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जाति का संबंध व्यक्ति के कार्य से होता है, जैसे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अपने अपने कार्यों के हिसाब से बनाए थे, ही आज तक जाति के रूप में चल रही है। लेकिन गोत्र पूरी तरह से जन्म पर आधारित है। जो गोत्र पिता का होगा वही उसके बेटे का, और वही गोत्र आगे चलता रहेगा। गोत्र व्यवस्था पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित है, क्योंकि पितृ व्यवस्था होने से किसी का भी गोत्र आसानी से पता किया जा सकता है, जबकि मातृ व्यवस्था पर यह एक जटिल कार्य हो जाता। इसीलिए लड़की की शादी होने पर उसके पति का गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता है, या ये कहो कि लड़की का गोत्र शादी तक ही रहता है। शादी के बाद वह अपने पति के गोत्र में आ जाती है। गोत्र प्रणाली का विज्ञान समझने के लिए हमें यह भी जानना चाहिए कि ये प्रणाली हमारे आनुवंशिक बीमारी को कैसे रोकती है। जब 2 अलग अलग गोत्र वाले शादी करते हैं तो उनके बच्चों में आनुवंशिक बीमारी होने का खतरा नहीं रहता, लेकिन जब एक ही गोत्र में शादी कर दी जाती है तो उनके बच्चों में आनुवंशिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा समाज में लोग अपने जैसे लोगों से ही क्यों मेल जोल रखते हैं, वही रिश्ता भी बनाते हैं। आजकल अब वर्ण व्यवस्था नाम मात्र की रह गई है। आप देखोगे कि एक ही गोत्र के लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र जैसे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। यह सबका गोत्र एक हो सकता है। इसी तरह जाति व गोत्र में भी बहुत बड़ा फर्क है। गोत्र पिता द्वारा अपने पुत्र को विरासत में मिलता है, जबकि जाति व्यवसाय से संबंध रखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गोत्र का वैज्ञानिक महत्व। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथ देखें तो उनमें भी हमें गोत्र की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। रामायण व महाभारत में तो गोत्र प्रणाली की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब देखते हैं गोत्र प्रणाली का वैज्ञानिक आधार क्या है। मानव शरीर की हर कोशिका में
23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से एक जोड़ा आपकी माता से आता है और एक जोड़ा पिता से। ये क्रोमोसोम हमारी जेनेटिक के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें जीन्स होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि हमारा शरीर कैसा बनेगा। हमारा चेहरा, बाल, हमारा रंग, हमारी नाक, हमारी आंख व शरीर कैसा बनेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 22 जोड़े तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा, जो कि सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, और यही हमारे शरीर का लिंग निर्धारित करता है। वाई क्रोमोसोम केवल पिता से बेटे में आता है और इसीलिए गोत्र प्रणाली पितृसत्तात्मक होती है। इसलिए वाई क्रोमोसोम को ट्रैक कर पाना आसान होता है। यही पिता से बेटे में आता है। लेकिन वाई क्रोमोसोम में एक बड़ी समस्या होती है, इसीलिए एक ही गोत्र में शादी के लिए मना किया जाता है। XX और XY। अगर X में प्रॉब्लम है तो वे दूसरे X से खुद को रिपेयर कर लेगा, लेकिन अगर Y क्रोमोसोम अकेला है तो वो खुद ही सही होने की कोशिश करेगा। इसी वजह से Y क्रोमोसोम अपनी 90% मेमोरी लॉस कर चुका है, जो वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता। इसी वजह से आपने देखा होगा आजकल मेल चाइल्ड कम पैदा होते हैं, फीमेल चाइल्ड ज्यादा पैदा हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का तो मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में मेल प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। वाई क्रोमोसोम बहुत संवेदनशील होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मिस्र के तूतनखामेन के पिता ने अपनी ही बेटी से शादी की थी और इसके परिणाम स्वरूप उनके बच्चे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी हो गई थी। इसी तरह समान गोत्र में शादी करने का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। स्पेन के हब्सबर्ग वंश में आपसी विवाह के कारण उनके बच्चों का जबड़ा विकृत हो गया था। हमारे ऋषि मुनियों को ये सब चीजें पहले से पता थी, तभी उन्होंने गोत्र की व्यवस्था की थी। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कम से कम 6 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए। इससे आनुवंशिक बीमारियों का खतरा नहीं रहता। अब बात करते हैं एक गोत्र में शादी होने के नुकसान। जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि एक गोत्र में शादी करने के कितने नुकसान होते हैं। हमारे ऋषियों ने जो परंपरा बनाई थी, हमें वो परंपरा निभाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक ही गोत्र में शादी होने से बच्चों में आनुवंशिक बीमारी तो होती ही है, साथ में या तो उन लोगों को संतान नहीं होती, अगर होती भी है तो वह संतान हमेशा बीमार ही रहेगी, या उसमें बहुत सारे रोग, या फिर संतान अपंग भी हो जाती है। आज वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सब लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।